हज़रत पंचम, जिनका मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ आपसे, जिनका पूरा नाम आर डी बर्मन है। आप सब आर डी बर्मन के नाम से जानते हैं उन्हें। पंचम के साथ मेरा ख़्याल है मैंने अपने करियर की ज़्यादातर फ़िल्में इनके साथ की हैं। इन्हीं का म्यूज़िक रहा है और इन्हीं के साथ मैं अपना कहूँ तो मैंने अपनी तरबियत या अपनी ग्रोथ या म्यूज़िक जानने की थोड़ी बहुत हुई है तो मेरी इनके साथ हुई है। बल्कि अक्सर गाना कंपोज करते हुए इनके साथ मैं कहा करता हूँ कि मैं जब तक इनसे 2, 4 बार 5 बार सुन न लूँ, मेरे लिए वो गाना पिक्चराइज करना मुश्किल होता है। पहले ज़माने में वर्ड ओरिएंटल गाने हुआ करते थे, लिरिक पे ज़्यादा जोर दिया करते थे लोग। आजकल के जो डायरेक्टर है आपने देखे होंगे कि शॉर्ट डिविजन्स और किस तरीके से पिक्चराइज करेंगे वो उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। वो पहले उतना नहीं हुआ करते थे एंड छोटा म्यूज़िक हुआ करता था, जैसे इंटरल्यूड म्यूज़िक, इंट्रोडक्शन म्यूज़िक, हम लोग जिसको कोडा म्यूज़िक कहते हैं, जैसा कि क्रेसेंडो, क्लाइमैक्स, उस टाइप के म्यूज़िक कम हुआ करते थे। तो आजकल क्या हो गया कि नेचुरली वो ऐसा जब ये स्टाइल चल पड़ा तो हर गाने में म्यूज़िक का प्रभाव ज़्यादा हो गया है। और माफ़ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ। एनीवे, तो ऐसा सब हुआ है। और आजकल क्या होता है कि ये तो ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत डबल मीनिंग वाला गाने लिखा ज़्यादा जाता है और चालू टाइप के गाने ज़्यादा चलते हैं और ठहराव वाला गाना उतना नहीं चलता है जो चलना चाहिए था इस वक्त। क्योंकि मैंने खुद आजमा के देखा सब, जैसे मैंने तीसरी मंजिल टाइप के म्यूज़िक दिया, फिर आशा जी गए माइक्रोफोन में, रफ़ी साहब गए माइक्रोफोन में, 1 2 3 4 किया कंडक्टर ने एंड ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए। तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, ओह दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोले वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। मजनू सुल्तानपुरी ने लिखे थे वो गाने, मजनू साहब बोले वाह मियाँ वाह, क्या बात है, क्या कर रहे हो, 1 टेक ओके। तो ये एक कमाल चीज़ है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाया और 1 टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज़ है। नासिर, आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू सेंड ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोल दिया। और कौन कह रहा है? शम्मी कपूर कह रहा है। तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि वो उस टाइप के म्यूज़िक उसके बाद काफ़ी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज़ टाइप की म्यूज़िक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूज़िक, रॉक टाइप की म्यूज़िक, वो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग ने शुरू किया डेफिनेटली। जब मैं फिल्म हम किसी से कम नहीं बना रहा था, उस दरमियान में मेरा लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ एक मशहूर जगह है टिफ़नीज़, जहाँ पर टीनेजर बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस ज़माने में डिस्को वगैरह बड़ा पॉपुलर था। वहाँ पर मैंने देखा कि एक गाना लोग नाच रहे हैं, वो गाना ख़त्म होता है, लोग वहाँ पर से डांस प्लेटफॉर्म से हटते नहीं हैं कि दूसरी ट्यून, दूसरा गाना शुरू हो जाता है और लोग जो है ज़ोर का नारा मारते हैं, चीयर्स करते हैं और दूसरा गाना शुरू हो जाता है। मैंने जब वहाँ से वापस आया तो मैंने आर डी से कहा कि मेरे यहाँ एक डांस कंपटीशन सिचुएशन है जिसमें मैं एक ट्यून इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ 3 या 4 ट्यूनें इस्तेमाल करूँ। तो हमेशा की तरह पंचम हर नए तजुर्बे के लिए तैयार रहते हैं और हमने गाना भी लिखवा लिया, 4 गाने बनवाए, 4 डिफरेंट ट्यूनें, 4 डिफरेंट रिदम्स। रिकॉर्ड होने से पहले आर डी बर्मन के कुछ दोस्तों ने वहाँ पर कहा कि भाई ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कि एक गाने का जब मज़ा लेने लगते हैं आप उसको छोड़ के दूसरे गाने में चले जाते हैं और इसी तरह तीसरे में चले जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये पसंद नहीं आए। तो मुझे अब तक याद है पंचम ने कहा कि बात तो सही है, मगर इतना बोल्ड एक्सपेरिमेंट ना साहब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करके देखिए, नहीं पसंद आएगा तो पूरी एक ट्यून का वगैरह कर देंगे, थोड़ा आपका नुकसान होगा शूटिंग का, मगर देख के करके देखिए। अब उसमें 4 गाने थे, इसमें एक गाना आर डी ने खुद भी गाया था और वो कदर पॉपुलर हुआ नंबर कि अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों ने 8 मरतबा या 10 मरतबा फिल्म देख ली है, वो सिर्फ एक कव्वाली सुनने के लिए आते थे और ये डांस कंपटीशन देखने के लिए आते थे हॉल के अंदर और उस बाद चले जाते थे। जहाँ तक आर डी बर्मन का और मेरा सवाल पैदा होता है, अव्वल तो मैं उसे आर डी बर्मन के नाम से कम और
पंचम और गोचू के नाम से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, मेरे भाई समान है। हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है। शायद 1955 में जब पहली बार प्यासा में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के सचिन देव बर्मन साहब को असिस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जब 1958 में उन्होंने खुद अपनी पहली फिल्म में म्यूज़िक दिया, उस दौरान, उससे पहले बल्कि जब वो उस्ताद अली अकबर खान साहब की शागिर्दी में थे कुछ अर्सा, और फिर रविशंकर साहब के यहाँ, मैं उस वक्त से जानता हूँ पंचम को। मेरी शख्सियत से पंचम किसी हाल ना वाकिफ़ नहीं था, मुझे अच्छी तरह जानता है और इंशाल्लाह जानता रहेगा। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है वो ये है कि गब्बर के किरदार को और संवारने वाला न सिर्फ डायरेक्टर रमेश सिप्पी थे और राइटर्स थे, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी, न सिर्फ वो गाना महबूबा, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हर वक्त गब्बर की एंट्री पे एक बड़ी अजीब सी एक धुन जो है वो फिज़ा में लहराती थी, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया और जो तहलका मचाया, शायद उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पंचम का था। इसलिए मैं ये कहूँगा कि साहब, मेरी ज़ात से वाकिफ़ होने के बाद, आशना होने के बाद, और मेरी अदाकारी, खैर अगर आप कह सकते हो उसे, तो उसमें पंचम का बहुत बड़ा हाथ था। और मेरी नज़र में उस पूरी फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा उस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक। मैं फिल्म लाइन में आई हूँ, बहुत म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया और हर एक की स्टाइल मैंने अपनाई, जैसे बर्मन दादा, जैसे मदन भैया, ओपी नैयर, जो भी हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत स्टाइल मैंने गाई हैं। लेकिन जब से पंचम के साथ मैं उनको बब बुलाती हूँ, उनके साथ मैंने जब से काम शुरू किया, तब से मैंने एक पाया कि मेरी आवाज़ का उपयोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ मैं, यानी मेरी रेंज कितनी है, मैं क्या नयापन आवाज़ में कर सकती हूँ। आपने तीसरी मंजिल फिल्म देखी होगी, उसमें अलग अलग किस्म के गाने मैंने गाए। उसके बाद आपने कारवां देखा होगा, वो अलग था। और बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने मुझे क्लासिकल से लेके कैबरे ऐसे गवाए हैं कि आपको याद है, कारवां में एक गाना था, हाय रे दैया मैं कहाँ आ फंसी, हाय रे फंसी, पाप पे बचा लो तुसी। उस गाने की रेंज, मेरा नहीं ख्याल है कि बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो रेंज बहुत ज़्यादा थी। बहुत से एलिमेंट्स जब ये म्यूज़िक कंपोज करते हैं तो ये विजुअलाइज करते हैं, और मेरा ख्याल है इनकी जो डिस्टिंक्शन या इनका जो अलगपन बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ जो मैंने महसूस किया है इनके साथ काम करते हुए, वो ये कि फिल्म मीडियम को बड़ा कमाल समझते हैं। इस मीडियम को, जिस मीडियम में ये म्यूज़िक देते हैं, उस मीडियम को बहुत खूबसूरती से समझते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब गाना कंपोज करते हुए वो आपको सीन्स भी सजेस्ट कर देते हैं, सीन या उनके म्यूज़िक में से निकल आता है सीन, और या कई जगह कोई म्यूज़िक कंपोज किया और ये आपको इमेजेस आपकी तरफ फेंकते हैं, वो इमेजेस जो मुझे लगता है कि इस मीडियम में म्यूज़िक देने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। 2 दिन पहले शक्तिदा ने, मतलब शक्ति सामंत साहब ने उनकी सिचुएशन बता के गए। अच्छा, वो सिचुएशन क्या बता के गए, वो सीन बता के गए कि राजेश खन्ना साहब आशा पारेख जी को वहाँ पे लेके जाएंगे और बिंदु आएगी, बिंदु पहले जानती है उसको, और वो आके उसको एक्सपोज कर देंगे कि आप वो लड़की नहीं जिसका नाम वो है। तो उसमें आशा पारेख जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर गिर जाएगी। तो वो बोल के चले गए, हम लोग दारू पी रहे थे। तो बख्शी साहब ने बोले कि यार पंचम एक बात सुनो, हमने क्या है कि हम लोग कैबरे करते रहते हैं, कैबरे गाना बनाते, तो ये ज़रूरी है कि वो गाने में गाना गा के बोले, और डायलॉग फॉर्म में क्यों नहीं बोले कि ये लड़की, जैसा सीन शक्तिदा ने बता के गए। हमने क्यों नहीं, हमने कैसे, फिर आप सुन लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने बनाया वो गाना भी है। इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, जैसा अंग्रेजी पिक्चर में जैसे माय फेयर लेडी में होता है, वेस्ट साइड स्टोरी में होता है कि व्हेन इट्स सॉन्ग, सीन इज अ पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, इट्स लाइक दैट। तो मतलब वो सीन ही हम लोगों ने, उन्होंने लिखा ही सीन, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ गाना नहीं बनाया, उसका म्यूज़िक एक बना दिया, रिदम बना दिया। एंड आशा जी को कहा कि आप डायलॉग फॉर्म में बोलिए, और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डायलॉग फॉर्म में इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने गाना गाया। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। इसमें
गाना कम था और पूरा समझ लीजिए कि 16 बार 18 बार 20 बार के डायलॉग मैं बोलती थी और बीच बीच में आलाप वगैरह लिखती थी। तो ये एकदम नयापन था। उसके बाद ऐसे गाने बहुत बने। मैं बताती हूँ, मेरे एक मज़ा हुआ था कि ये गाना सुनने के बाद मद्रास के किसी फिल्म में ये गाना लिया था, सेम सब ट्यून और बोलने का सब। फिर वो फिल्म चलने के बाद फिर उसको हिंदी में उन्होंने डब करना चाहा, तो अगेन वो गाना मेरे पास आया। तो मैं हंस रही थी कि अब खाली उसमें बोल अलग अलग थे लेकिन वही ट्यून थी। तो इनके गाने बहुत लोगों ने मतलब लिए हैं, उसका एक वो मिसाल है। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था, मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊँ। लेकिन एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम, ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊँ और ऐसा वैसा करके गाना, बोला नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने 2 पिक्चर की है उनके साथ। वो 2 पिक्चर, मेरा दुर्भाग्य है कि वो 2 पिक्चर चली नहीं। उस पिक्चर, एक पिक्चर का नाम है महान, जो भी अगेन साउथ की मद्रास की पिक्चर थी, उसमें अमिताभ साहब के ट्रिपल रोल था, और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की। If I ever do anything for children's films, I would like to make a film for children myself. And if I do that, and if I want to use music, whether as a background music or as a song, my first thought would be to ask Pancham to do the music, because I can't think of anybody else. I mean, firstly, I would not be comfortable with working with anybody else, and secondly, because I love his music. I feel very funny saying this. एक फिल्म किताब बनाई हमने, किताब जिसमें बच्चे सारे क्लास में बैठे हुए शोर मचाना शुरू करते हैं और अपने अपने डेस्क पीट कर गाना शुरू करते हैं, आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। और पंचम जब ये कंपोज कर रहे थे, इसका म्यूज़िक बना रहे थे, उस वक्त हमें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि ये क्या करने वाले हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इन्होंने सिर्फ कुछ डेस्क टेबल सामने रख लिया और उनको पीटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर वो रिदम तैयार किया जो बहुत ही रियलिस्टिक है। मेरा ख्याल है ये कुछ अंग हैं उनके जो उन्हें अनोखा और अलग बनाते हैं बाकी तमाम म्यूजिक डायरेक्टर से। फिर पंचम के साथ मैं लगे हाथ हूँ, यहीं पे ये भी जिक्र कर लूँ कि जैसे मैंने कहा था कि उनके अंदर का बचपना नहीं गया, मुझे लगता है उनका लगाव बच्चों के साथ, या वो बच्चों की तरह महसूस कर लेना एक बहुत कमाल की खूबी है। और इन्होंने बच्चों के गाने जो दिए हैं, जैसे फिल्म थी मासूम जिसमें लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, काठी घोड़े की दुम पे मारा जो थोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, इस तरह के गाने ये, और वो गाना लोगों को पसंद भी आया, लोगों ने उसे अपनाया, पॉपुलर हुआ बहुत। वो जब तक बच्चे की तरह आदमी महसूस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाना कंपोज कर सकता है। परिचय में सारे के सारे गानों को लेकर गाते चले। एक और मिसाल है बच्चों के गाने के बारे में, यही किताब का गाना जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। जब तक आदमी वो लड़कपन या वो स्कूल बॉयश मिजाज या टेम्परामेंट वो ना हो आदमी में, तब तक ये इस तरह के गाने कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम है। खूबसूरत में एक गाना था इनका, मुझे बोल इस वक्त याद नहीं, इतना याद है कि कायदा 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 आखिर इसका फ़ायदा। I find his music fabulous. I mean, it's been, when I was a small kid, I always used to listen to Indian music at home because I was brought up with Indian kids, and I always heard his stuff. I didn't know why. I always picked on it. The more I collected Indian film music and or any Indian music generally, it was always his stuff that stood out. He is a fabulous singer, no doubt. एक तरफ निहायत ट्रेडिशनल है, बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, और उसके साथ साथ बहुत मॉडर्न है। आज के दुनिया भर के म्यूज़िक
में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं उनसे वाकिफ़ हैं और वो ख़ुद भी करते रहते हैं इस तरह के तजुर्बे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स।